वो मैं आपको पूरी तरीके से और अच्छे एक्सप्लेन के साथ यहाँ पर दैनिक जीवन में जिस तरह से हम कंप्यूटर का उपयोग होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। उससे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर स्वयं से कुछ काम नहीं कर पाता है। कंप्यूटर को जितना हम चलाते हैं, कंप्यूटर के बारे में जितनी हमारे पास जानकारी, उतने काम अपने कंप्यूटर में आप कर सकते हो। इतना ही कर सकते हो जितने आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है। जितना कंप्यूटर को आप चला सकते हो उतना ही चलता है कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है ना अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है। अपन जो काम करवाएंगे वही काम करेगा। स्वयं से ये खुद से काम नहीं करेगा, इसलिए कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव भी माना जाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है, खुद से ये काम नहीं करता है, हमारे निर्देश के ऊपर ये काम करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। इन्हें जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। अगर बात करें कंप्यूटर शब्द की, कंप्यूटर जो शब्द है वो हमारा इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। और इसको हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यही बात समझ में आया? समझ में? अब ये नोट्स आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखने हो और इन्हें याद भी करना है। तो कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं संगणक, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, अगर बात करें कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, जो हम कंप्यूटर शब्द बोलते हैं बार बार, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा। शब्द कौन सा है? कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। मतलब कंप्यूटर का नाम ही काम है गणना करना है कुल मिलाकर, इसलिए कंप्यूटर का मुख्य कार्य भी गणना करना ही था। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या था? गणना करना। ठीक है। और जिसको हम अंग्रेजी में कंप्यूटर बोलते हैं और हिंदी में संगणक कहते हैं। और इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। ये ध्यान में आपको रखना है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने 1837, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक एनालिटिकल इंजन नामक यंत्र बनाया था। एक एनालिटिकल इंजन नामक एक यंत्र बनाया था 1837 में चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक एनालिटिकल नामक इंजन बनाया था, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऐसा दिख रहा है ना आपको? ऐसा इंजन होता है जो एनालिटिकल इंजन है। ये हमारा कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। पहले जो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में जो कंप्यूटर बनाया था, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, और इसका नाम था एनालिटिकल। नाम क्या था इसका? एनालिटिकल। अभी के समय में इसका नाम क्या है? लैपटॉप। क्या नाम है इसका? लैपटॉप। इसका नाम है डेस्कटॉप कंप्यूटर। और इसका नाम है मोबाइल, मोबाइल कंप्यूटर। और घड़ी को घड़ी। ठीक है? तो सभी कंप्यूटर का अलग अलग नाम है। उसी प्रकार इस कंप्यूटर का नाम है एनालिटिकल। इस कंप्यूटर का नाम क्या है? एनालिटिकल। और इसका काम होता है गणना करना। गणना करने का काम कंप्यूटर में इसका काम होता था। और इसको, इसके मतलब जो वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज ने, उसको पूरी तरीके से इसका यूज करना आता था। यानी चार्ल्स बेबेज को ये कंप्यूटर चलाना आता था। ठीक है। अगर हम बात करें समय के अनुसार जो प्रक्रिया है वो बदल जाते हैं। अभी के समय में हम देखा जाए तो यहाँ पर समय के मतलब समय समय की बात है। आपने इंजन मतलब नाम सुना होगा, इंजन में चलाते हैं पानी निकालने के लिए। ये अभी भी कहीं कहीं पर है, नदियों में वगैरह चलाते हैं, पर इसका यूज बिल्कुल कम है। अभी मोटर आ गई, बटन दबा दो चालू हो जाएगा। पर पहले इंजन चलाते थे। अगर अभी की बात करें तो हम इंजन चलाने के बारे में, जिसको मतलब इंजन जिसने चलाया है या इसके बारे में जानकारी है वो तो चला ही लेगा। पर जैसे मैं हूँ, मुझे इंजन चलाने की जरूरत पड़ी नहीं, कभी मैंने चलाया भी नहीं। तो अगर मुझे इंजन चलाने को बोल दिया जाए तो मुझे इंजन चलाना नहीं आता है। इंजन मालूम होता है, पर थोड़ा डर लगता है कि इंजन बाहर नहीं निकल जाए।
और उसको जो जानकारी के हिसाब से जिसका अनुभव है, जिनको अनुभव इसकी जानकारी है इसके बारे में, किस तरह से हैंडल पकड़ना है, किस तरीके से इसको चालू करना है, वो आराम से चला लेगा। ठीक है, तो समय के अनुसार प्रक्रिया यहाँ पर बदलती रहती है। ठीक है, तो पहले के समय में ये जो एनालिटिकल इंजन था, साइंस बेबेज को अच्छी तरीके से चलाना आता था। अपन को अभी क्या है, ये लैपटॉप चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, मतलब ये पूरे एक कमरे के समान दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है ना? ऐसा समझ में, मतलब बात करें यहाँ पर एनालिटिकल अगर कंप्यूटर लाया जाए, पूरे कंप्यूटर में ही, मतलब पूरे कमरे में हमारा एक ही कंप्यूटर आएगा, समझे? तो इस तरह का ये कंप्यूटर होता था। कंप्यूटर का उपयोग होता कहाँ कहाँ होता है, अगर बात करें इतने सारी जानकारी जानने के बाद, कंप्यूटर का आविष्कार साल से बेबेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन नामक एक यंत्र बनाया था 1837 में। ये सभी जानकारी जानने के बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कंप्यूटर का उपयोग आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग हर एक क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो, या फिर बैंकिंग क्षेत्र हो या फिर सरकारी कार्य हो, व्यापार हो या फिर रेलवे या एयरपोर्ट हो, घर हो या फिर अनुसंधान हो या ऑफिस और कंपनी हो, इन सभी जगह पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। एक भी ऐसा अभी के समय में क्षेत्र जो नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। अगर आपके जानकारी के अनुसार आपको पता है कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप बताइए मुझे, है कोई ऐसा क्षेत्र? ये शांति कुमारी, है कोई ऐसा क्षेत्र? है आपके अनुसार कोई हिस्सा? मेरे अनुभव के हिसाब से तो मुझे कोई भी क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है जहां पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। देखिए एक जानकारी यहाँ पर उदाहरण के साथ हम समझते हैं, दिखाई दे रहा है शांति कुमारी? ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देख लो। देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? स्कूल होती है एक तो, एक होती कॉलेज और कोचिंग सेंटर। ये सारी शिक्षा के क्षेत्र में, अगर इन क्षेत्र में अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर कोचिंग संस्था हो, इनमें अगर हमें पढ़ाई करनी हो तो भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए इन मतलब इन सभी क्षेत्र, इन सभी जगह स्कूलों में, कॉलेज में, कोचिंग में, अगर वहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है तो भी आप कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। अगर आप स्टूडेंट नहीं करेंगे पर टीचर तो करेंगे इसका उपयोग। ठीक है, स्टूडेंट को पढ़ाई के रूप में करवाते हैं, पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है टीचर को तो इनका उपयोग करते हैं। और स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन क्लास लेनी हो, स्मार्ट क्लास लेनी हो, डिजिटल लर्निंग करनी हो, तो सारे काम अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। और यहाँ पर कंप्यूटर के बिना कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मतलब कंप्यूटर का उपयोग हम हर जगह यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार से देखा जाए चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा का मतलब समझे आप? चिकित्सा का मतलब होता है मेडिकल, यानी कि हॉस्पिटल। क्या होता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मरीज की रिपोर्ट तैयार करना, मरीज को स्कैनिंग करना। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? एक्सरे वगैरह हो गया, एमआरआई हो गया, स्किन हो गया, तो ये सारे काम करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। हमारी ये जो क्लास है, थोड़े आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये एक पार्ट हमारा, मतलब ऊपर ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत समझकर पार्ट पूरा करने का मकसद नहीं। हमारा मकसद एक आपको पूरी जानकारी और सही जानकारी सही रूप से मिले और रियल जानकारी मिले। अब मैं चिकित्सा का क्षेत्र, यहाँ पर चिकित्सा का जो क्षेत्र होता है, मेडिकल क्षेत्र होता है, उसमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे होता है थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। एक्सरे का नाम सुना है आपने? सुना है एक्सरे का नाम? और एमआरआई का नाम सुना है आपने? सुना है एमआरआई क्या होता है? सुना है? और मरीज का नाम सुना है? कौन होता है मरीज? बीमार व्यक्ति होता है। अच्छा व्यक्ति तो मरीज नहीं होता है ना? और कहाँ होते हैं मरीज? हॉस्पिटल में होते हैं ना? तो मरीज हॉस्पिटल में होते हैं और वो बीमार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को मत कह देना कि ये मरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखो, अगर मरीज को हम क्या करते हैं, एक्सरे वगैरह करना है। अब एक्सरे में क्या होता है, थोड़ा मैं यहाँ पर डिटेल से समझाता देता हूँ, और एमआरआई क्या होता है वो भी समझा देता हूँ, ताकि भविष्य में अगर आपको कभी जरूरत पड़े किसी मरीज का एक्सरे करवाना है या फिर एमआरआई करवानी है, आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाए। तो थोड़ा यहाँ पर डिटेल से समझिएगा। यहाँ पर हमने इस तरह से नोट से डिजाइन किए हैं आपकी बात, कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पूरे अच्छे जानकारी के साथ याद हो।
तो देखो थोड़ा हम एमआरआई को समझते हैं। एमआरआई क्या है, एमआरआई के बारे में समझ लेते हैं और इसका उपयोग कैसे होता है। हाँ, देखो एमआरआई क्या है। एमआरआई, एमआरआई कहाँ है, ये रहा हमारा एमआरआई। एमआरआई क्या है, अगर बात करें तो एमआरआई का जो पूरा नाम होता है हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मतलब एमआरआई एक एडवांस मेडिकल स्कैनिंग तकनीक है। एमआरआई क्या है, एक एडवांस मेडिकल स्कैनिंग तकनीक है जो शरीर के अंदरूनी अंगों, शरीर के अंदरूनी यानी शरीर के अंदर के अंग, जैसे हड्डी हो गया, मांसपेशियां हो गई, नसों नसें हो गई, दिमाग हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई आदि को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखने के लिए एमआरआई का उपयोग करते हैं। आदि को बहुत ही स्पष्ट और डिटेल से इमेज बनाता है एमआरआई। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो और भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर आपको अभी आपके हाथ में या फिर आपके शरीर में हड्डी किस तरह से दिखाई दे रही है, वो जानना है तो आपको क्या करना होगा, शरीर को थोड़ा बहुत काटना होगा। काटने से ही आपको पता चलेगा कि इस तरह का शरीर है, मतलब इस तरह की हड्डी पाई जाती है। पर एमआरआई में ऐसा नहीं होता है। शरीर को बिना किसी कट, बिना किसी सर्जरी यानी शरीर को बिना काटे, शरीर के जो भी अंदर अंग है, चाहे वो नसी हो गया या फिर दिमाग हो गया या फिर रीढ़ की हड्डी हो गई, जो भी हो गया, उसको अगर स्पष्ट रूप से एक इमेज के रूप में हमें देखना है तो एमआरआई में ये इमेज बना देता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल से समझते हैं अपन। एमआरआई क्यों किया जाता है, कब किया जाता है एमआरआई। एमआरआई तब किया जाता है जब दिमाग की जांच करनी हो। अगर ब्रेन ट्यूमर नामक एक रोग होता है, बीमारी होती है, अगर ब्रेन ट्यूमर अगर मरीज का हो गया है तो उस समय हम एमआरआई करते हैं दिमाग की, कि दिमाग में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। अगर लकवा बीमारी है तो भी एमआरआई का उपयोग किया जाता है। मिर्गी का नाम आपने सुना होगा, उस समय भी एमआरआई का उपयोग करके हम शरीर के अंदर की जो भी समस्या है उसका पता लगा सकते हैं। हड्डियों की समस्या, अगर हड्डी में किसी भी प्रकार की स्लिप है, स्लिप डिस्क है, जोड़े में दर्द है, तो आप एमआरआई करवाइए। एमआरआई से क्या होगा, बहुत ही हाई क्वालिटी का आपकी हड्डी का फोटो खींचकर एमआरआई दे दी जाती है और इससे ये पता चल जाता है कि आपकी हड्डी में क्या समस्या है। हार्ट, हार्ट यानी दिल, हृदय, अगर हृदय की बनावट देखना है यानी कि जो हृदय है वो किस तरह से बना हुआ है वो देखना है आपको, तो आप एमआरआई का उपयोग कर सकते हैं। नसों की समस्या, अगर नस में कोई समस्या है, दबाव है, रीढ़ की चोट है, तो आप एमआरआई करवाइए, जहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। कैंसर, ट्यूमर की स्थिति, फैलाव देखना, ये सभी जानकारी के लिए आप एमआरआई का उपयोग कर सकते हैं। एमआरआई और एक्सरा, सीटी स्कैन, एक्सरा और सीटी स्कैन एक ही है। एक्सरा और सीटी स्कैन क्या है, दोनों एक ही है। सीटी स्कैन को या एक्सरा को एक ही बात है, पर एमआरआई थोड़ा अलग है। ठीक है, एमआरआई और एक्सरे में क्या फर्क है, देखो एमआरआई क्या होता है, एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है, एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है, पर एक्सरे में रेडिएशन होता है। एमआरआई में जो इमेज बनता है वो हाई क्वालिटी का होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, पर एक्सरा इतना आपका डिटेल से इमेज नहीं बना पाता है, इसमें क्वालिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, और एमआरआई की बात करें तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू देखने होते हैं और सॉफ्ट टिश्यू बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है एमआरआई में, पर एक्सरे में थोड़ा कम दिखाई देता है, एक्सरे में थोड़ा कम। और उपयोग, एमआरआई का उपयोग ब्रेन की समस्या देखने के लिए, दिमाग की समस्या देखने के लिए किया जाता है। स्पाइनल मसल्स, इनको देखने के लिए एमआरआई का उपयोग किया जाता है। एक्सरा, हड्डियों, फेफड़े आदि की जानकारी के लिए हम एक्सरा वगैरह करवाते हैं, इसमें थोड़ा कम क्वालिटी का इमेज बनता है, एमआरआई में थोड़ा हाई क्वालिटी बनता है। ठीक है, हाई क्वालिटी बनाएगा मतलब इसका पैसा भी ज्यादा लगेगा, एक्सरा में थोड़ा कम पैसा लगेगा। आया समझ में। एमआरआई करते समय सावधानी भी होती है। देखो जब डॉक्टर एमआरआई करते हैं उस समय आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होती है। सावधानी कौन कौन सी होती है, शरीर की शरीर पर जो शरीर में लोहे की चीज नहीं होनी चाहिए। शरीर में बालियां वगैरह, कांटे वगैरह, चश्मा, घड़ी, कान की बाली, पेसमेकर, ये सभी नहीं होने चाहिए। अगर हम कभी एमआरआई करवाते हैं, कोई भी मरीज एमआरआई करवाता है, तो एमआरआई करवाते समय शरीर के अंदर लोहे की चीज या फिर सोने की चीज नहीं होनी चाहिए। सुई हो गई, अंगूठी हो गई, कुछ भी नहीं होना चाहिए शरीर में लोहे से संबंधित। क्योंकि आपको मैंने बताया एमआरआई एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबक के क्षेत्र, चुंबक क्या करते हैं इसको अपनी ओर खींचते हैं, तो इसलिए समस्या हो सकती है।
तो उस समय आपको लोहे की शीश नहीं रखनी होती है, ठीक है। एमआरआई एक शांत होता है, यह एक स्थिर स्कैनिंग होता है जिसमें लगभग एमआरआई करने में 20 से 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। और एमआरआई करते समय एमआरआई में क्या होता है, मरीज को रखा जाता है और एमआरआई करते समय काफी सारा हाई क्वालिटी का इमेज बनाना होता है, इसमें बहुत ज्यादा शोर होता है। तो ऐसे में ईयरफोन दिए जाते हैं, अपने कानों में पहनने के लिए ईयरफोन दिए जाते हैं ताकि उसको इतना शोर नहीं सुनाई दे, इसलिए ईयरफोन दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं और आपको और भी अच्छे तरीके से और आसान भाषा में थोड़ा समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो और भी आसान भाषा में समझाता हूँ। आया समझ में नहीं आया? आया ना? तो थोड़ा और डिटेल से समझिए आप, ताकि आपके यहाँ पर कभी भी आप ये देखो कि यहाँ पर नोट्स पढ़े हैं पर हमें यहाँ पर जिंदगी मतलब परमानेंट के लिए याद रह जाए। एमआरआई मतलब कुल मिलाकर क्या है, एमआरआई एक स्कैनिंग मशीन है, क्या है, किसको स्कैन करेगी, ब्रेन को करेगी, मतलब शरीर को करेगी, कुल मिलाकर क्या करेगी, शरीर के अंगों को करेगी, क्या करेगी, शरीर के अंदर जो भी अंग है उसको, शरीर को स्कैन करेगी, शरीर के अंदर जो भी अंग है उसका एक इमेज निर्माण करेगी, ठीक है। एमआरआई एक स्कैनिंग मशीन है जो आपके शरीर के अंदर की फोटो खींचता है, बिना किसी दर्द और बिना किसी सिर फाड़ के। यानी कि एमआरआई करवाते समय आपको फोटो खींचने होते हैं अपने शरीर के अंदर जो अंग है वो, इसके, और शरीर के अंदर के अंग देखने के लिए एमआरआई क्या करता है, फोटो खींचता है, और वो फोटो ऐसे खींचता है जो शरीर को बिना सिर फाड़ किए, शरीर को सिर फाड़ नहीं करता, बिना मतलब जरा भी आपको दर्द नहीं होगा, जिसको भी एमआरआई करवाना है उसमें जरा भी दर्द नहीं होगा, और इसमें सिर फाड़, शरीर का सिर फाड़ भी नहीं होगा। और जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल के रूप में देखो, अपन यहाँ पर है, अपना फोटो खींचवाना है कैमरे से, तो कैमरे से अपन जब फोटो खींचते हैं तो अपना कोई दर्द वगैरह होता है, नहीं होता ना। उसी प्रकार देखो, जैसे कैमरा बाहर का फोटो खींचता है वैसे ही एमआरआई मशीन शरीर के अंदर के अंगों का फोटो खींचते हैं, है समझ में। एमआरआई का पूरा नाम वो आपने देख लिया, मैग्नेटिक रिसोनेंस और इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। एमआरआई कैसा होता है, सरल स्टेप से देखा जाए तो यहाँ पर एमआरआई एक बेड पर लेटा जाता है, एक मशीन होती है, एमआरआई क्या है, एक मशीन होती है जहां पर एक बेड होता है, उस बेड पर मरीज को लिटाया जाता है। वे बड़े एक टनल जैसी मशीन के अंदर जाता है, यानी कि आपके एक बेड पर लेटा जाता है, एमआरआई जब कराए जाते थे आपको एक बेड पर लेटाया जाता है, वे एक बड़ी टनल जैसी मशीन के अंदर जाता है, मशीन के अंदर वो बेड जाता है, ठीक है। मशीन में बहुत बड़ा चुंबक होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, चुंबक होता है। उस चुंबक के माध्यम से मशीन आपके शरीर के अंदर जो भी जानकारी है उसका रिकॉर्ड तैयार करेगी और कंप्यूटर के अंदर उसका फोटो भेजेगी, कंप्यूटर उसका 3D आकार में एक फोटो बनाएगा, ठीक है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जब दिमाग में कुछ गड़बड़ है या नहीं उसका पता लगाने के लिए एमआरआई का उपयोग करवाते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी देखने के लिए, हड्डी या नस में कोई दबाव है या नहीं वो पता करने के लिए एमआरआई करवाते हैं। जोड़े जैसे घुटने के अंदर फटा, मतलब कभी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो घुटना मतलब वगैरह उसकी जानकारी देखना, फटा है या नहीं उसका रिकॉर्ड जानने के लिए एमआरआई करते हैं। शरीर में ट्यूमर या कैंसर है या नहीं उसका पता लगाने के लिए एमआरआई का उपयोग करते हैं। ये हाई क्वालिटी के साथ इमेज बनाकर दे देता है, जिससे हमें साफ साफ ये दिखाई देता है कि हमारे अंदर कैसा क्या स्थिति है शरीर की, ठीक है। कैसा दिखता है, फोटो निकलती है उसमें अंदरूनी अंग साफ साफ दिखाई देते हैं, दिमाग की नसें हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई, मांसपेशियां हो गई, जोड़े या लिगामेंट, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो साफ साफ एकदम हाई क्वालिटी का फोटो बनेगा, ठीक है। एमआरआई देखो, एमआरआई अंदर की फोटो खींचता है, शरीर के अंदर की फोटो साफ और गहराई से दिखाई देती है, और एक्सरे में थोड़ी कम होती है। रेडिएशन एमआरआई में नहीं होता है और एक्सरे में होता है। कीमत थोड़ी महंगी होती है और इसमें एक्सरे में थोड़ी कम होती है, सस्ती होती है, ठीक है। एमआरआई करवाने से पहले ध्यान देने वाली बातें, शरीर में कोई धातु यानी लोहा या सोना ना होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसकी जानकारी आपको पता ही चल जाएगी। अगर हमारे पास चुंबक है, चुंबक के पास लोहे को ले जाएंगे तो वो तो इसकी ओर खींचेगा, तो पूरे शरीर को उसकी ओर खींचेगा ना वो तो। अगर अपने कानों में बालें वगैरह है तो उसको खींचेगा, तो ये हाई क्वालिटी का है तो उसको पकड़ेगा तो अपने शरीर का मतलब वजन और इस चुंबक खींचेगा तो कान वगैरह टूटने के शरीर का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार की लोहे वाली धातु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे घड़ी हो गई, चश्मा हो गया, सेम हो गए,
पेन हो गया, ये सब उतारने होते हैं वहां पर जब एमआरआई करवाते होगे। शांत वातावरण होना चाहिए, आपको कोई हिलना नहीं पड़ता है वहां पर। एक बेड होता है वहां पर लिटे जाते दिया जाता है और वहां पर आपको हिलने की जरूरत नहीं, एक शांत वातावरण होता है। और मशीन के अंदर बहुत ही शोर होता है, इसलिए हेडफोन दे दिए जाते हैं आपको वहां पर, शोर नहीं सुनाई दी इसलिए। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो एमआरआई एक मशीन है जो आपके शरीर के अंदर के फोटो खींचते हैं, जैसे दिमाग, हड्डियां, नसें, मांसपेशियां, और डॉक्टर उसकी फोटो को देखकर उसका इलाज करते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें ये सब काम किससे कर रहे हैं? कंप्यूटर से कर रहे हैं। किससे हो रहा है ये सब काम? कंप्यूटर से हो रहा है। तो ये सब काम कंप्यूटर से हो रहा है, पर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम विज्ञान की थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी आप कहेंगे कैसे एक्सरे और एमआरआई क्या होती है, उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। कब एमआरआई करवाने से ये, कब एक्सरे करवाने से ये जानकारी भी आपको मिल गई होगी। और एक्सरे करवाने के क्या फायदे, एमआरआई करवाने के क्या फायदे, वो भी आपको जानकारी मिल गई होगी। और ये सब काम चिकित्सा में होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में होते हैं, और हॉस्पिटल में कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। ठीक है, अगर एक्सरे वगैरह करते हैं, उसमें कोई समस्या होती है, तो इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक है, तो मरीज का रिपोर्ट तैयार करना, स्कैनिंग करना और उसका रिकॉर्ड तैयार करना, इन सभी कामों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। बैंकिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। बैंकिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, जैसे पैसे का लेन देन हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, पासबुक प्रिंटिंग हो गया, एटीएम संचालन हो गया। ये सभी काम करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में आप गए होंगे बैंक में। तो बैंक में क्या होता है, अधिक से अधिक पैसे का लेन देन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, पासबुक की एंट्री होती है, प्रिंटिंग होती है, एटीएम होते हैं, इसमें पैसे का लेन देन करते हैं। तो इन सभी जगह पर कंप्यूटर से ही ये सब काम होते हैं। सरकारी कार्य के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, दस्तावेज को स्टोर करने, पेंशन पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का परिचय, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, और आपको अभी के समय में कंप्यूटर क्यों पढ़ना जरूरी है, वो भी आपको दैनिक जीवन में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में इस तरह की जानकारी चाहते हैं, इस तरह की जानकारी आपको कहीं पर भी सेंटर, किसी भी सेंटर पर नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको ये जो जानकारी हमारे द्वारा, ये जो हमारे अनुभव के अनुसार जो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, और ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो नोट्स कुछ इस तरीके से होने वाले हैं जो आप भविष्य में किसी एसएससी जीडी की तैयारी करो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, पटवारी की तैयारी करो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, और उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हीं नोट्स को पढ़ लो आराम से, तो आपके जो क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, और भी जानकारी मुझे मिलती है तो इसमें मैं नोट्स ऐड करता रहूंगा, आपको पूरी जानकारी टाइम टू टाइम देता रहूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप पैसे का लेन देन देखा ही होगा, बैंक में होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, देखा ही होगा, कंप्यूटर से होता है। ठीक है, सरकारी कार्य में आधार कार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है, पैन कार्ड बनाने के लिए होता है, सभी काम के लिए पैन कार्ड का मतलब कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। व्यापार में हो रहा है, जैसे बही खाता, यानी कि खाते का हिसाब किताब, यानी कि पैसे का लेन देन क्या हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कैलकुलेटर हर दुकान पर उपलब्ध होता है, कैलकुलेटर क्या है, कंप्यूटर ही तो है। ठीक है, और मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, अपनी दुकान में कितना सामान बचा हुआ है, कितना ना नहीं है, उसकी जानकारी के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। बिलिंग तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑनलाइन शॉपिंग और साइट के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है, व्यापार की दुनिया में। ठीक है, रेलवे पर भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, एयरपोर्ट पर भी होता है, टिकट बुकिंग करना, रिजर्वेशन और समय सारणी और सुरक्षा के लिए, मतलब कितने बजे ट्रेन आएगी, कितने बजे एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह आएगी, इन सभी जानकारी के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। घरों में कंप्यूटर का उपयोग होता है, आपके घर में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या यार? किस तरीके से हो रहा है आपके घर में कंप्यूटर का उपयोग? हाँ, मोबाइल क्या करते हैं उससे आप? गाने देखते हैं, मनोरंजन लेते हैं, मूवी देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सभी तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो घर में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, मनोरंजन, मूवी, गाने, गेम, सोशल मीडिया, यूट्यूब चलाना, इन सभी काम के लिए घरों में इसका उपयोग हो रहा है। अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, जैसे वैज्ञानिक रिसर्च, मौसम का पूर्वानुमान, स्पेस स्पेस मिशन तैयार करना, जैसे इसरो वगैरह, इन सभी को तैयार करने के लिए वैज्ञानिक मतलब अनुसंधान क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। किसी ऑफिस में चले जाओ आप, और कंपनी में भी चले जाओ, तो कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, ईमेल भेजने के लिए, फाइल मैनेजमेंट के लिए, टाइपिंग के लिए, डेटा एंट्री के लिए, सभी वर्चुअल मीटिंग के लिए, सभी जगह पर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो जितने भी क्षेत्र पड़े हैं उन सभी क्षेत्र में का जो प्रैक्टिकल रूप से किस तरीके से उपयोग होता है वो जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, आया समझ में आपको? तो अब लगभग मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैंने यहाँ पर जितने भी क्षेत्र बताए हैं वहां पर सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। और आपके अनुसार अगर देखा जाए कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। लगभग हर क्षेत्र में अगर कभी ध्यान में आए तो आप बताना है वहां पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, जरूर मुझे सूचित करना है कि यहाँ पर सर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसा कोई ध्यान में आता है जहाँ पर ऐसा क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप बताना ही सर यहाँ पर नहीं हो रहा है। सभी जगह हो रहा है लगभग मेरे हिसाब से पायल। ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। समझ में आया कंप्यूटर की इतनी जानकारी आपको समझ में आई? अब इन नोट्स को क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट करने के साथ साथ ही इन्हें याद भी करना है। ये जो नोट्स बने हैं ना, ये इस वातावरण के हिसाब से और इस अनुभव के हिसाब से बना है जो अभी वर्तमान में दैनिक जीवन में इनका उपयोग किया जा रहा है। जो मैंने बातें बताई दैनिक जीवन में इसका उपयोग हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं, स्कूलों में उपयोग ले रहे हैं, हर जगह पर उपयोग ले रहे हैं। तो ये वातावरण के अनुसार नोट्स मैंने बनाए ताकि आपको ये याद रहे, वातावरण आपके संपर्क में आए और आपको इनका और आकर्षक दिमाग यहाँ पर लगे और आप जिसे याद करने की जो संभावना काफी अच्छी हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये जो नोट्स हैं वो मैंने डिजाइन किए हैं। और आज की क्लास अपन यहीं तक एंड करते हैं ताकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने काफी सारी जानकारी दी है। इसके साथ ही थोड़ा और यहाँ पर जानकारी अपन देंगे, पर कल ही देंगे ये कंप्यूटर की प्रकार। कल अपन क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी समझ में आई अभी? आ गई ना? अब आपको ये पता लगना चाहिए कि आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग क्यों होने वाले है। कंप्यूटर का उपयोग क्यों होने वाले है? कंप्यूटर के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है। सर आप पढ़ाई करके हॉस्पिटल में लगो तो भी आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, या फिर आप टीचर वगैरह बनो तो भी कंप्यूटर का उपयोग करना चाहिए, या फिर किसी कोई बिजनेस व्यापार वगैरह करो तो भी कंप्यूटर का उपयोग आपको आना चाहिए, कंप्यूटर का प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है। या फिर घर पे कोई काम कुछ मत करो, आप घर पे रहो, कभी मनोरंजन तो करना ही है आपको। फोन वगैरह चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, इसमें किस तरह से हैंडल करना है, फेसबुक यूट्यूब वगैरह, तो भी आपको कंप्यूटर का जानकारी होनी चाहिए। तो लगभग हर प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। और उपयोग तो हर कोई कर लेते हैं, पर इसका सही तरीके से उपयोग करके इसका हम अपने जो इनकम है वगैरह है, इसका सही तरीके से उपयोग करके हमारे जीवन में हम आगे कैसे बढ़े, ये जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक तो सब चला रहे हैं, पर इनका सही तरीके से उपयोग करके और अपने जीवन में इनका सही उपयोग करके हम आगे कैसे बढ़ेंगे वो जानकारी आपको क्लास में मिलेगी हमारी। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं।